अहमद जियाद, अमन यासीन, प्रेजेंट। अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, आमना जावेद, अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अरिया नियाज, प्रेजेंट सर। अरफा बरार, प्रेजेंट सर। आयशा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर, प्रेजेंट सर। अजल्फा फैसल, प्रेजेंट। फराज याकूब, फराज याकूब, गौसिया नारीन, प्रेजेंट। गौसिया नारीन, गौसिया नारीन, सर प्रेजेंट है, उसने भी प्रेजेंट बोल ली है। जी सर प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद इबरार, प्रेजेंट सर। हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, जहाजेब, जहाजेब, जुनैद अहमद, जुनैद अहमद, कलसुम एजाज, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, किंजा खालिद, प्रेजेंट सर। लाइबा नसीर, प्रेजेंट सर। मारिज रसूल, प्रेजेंट सर। महम एजाज, प्रेजेंट सर। मरियम फिजा, मरियम फिजा, मसनूना कासिम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर,
मोहम्मद behzad अनवर, Present, sir. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शाहजेब, Present, sir. मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर 94, मोहम्मद उमर 004 प्रेजेंट लगा दें। मोहम्मद उमर तुफैल, मोहम्मद उमर तुफैल, मोहम्मद जुबैर, Yes, sir. मोहम्मद जहैब, मोहम्मद जहैब खालिद, Present, sir. मुनीबा उस्मान, present sir, मुशर्रफ, Present, sir. निदा नदीम, Present, sir. राफिया कमल, Present. रिमशा सईद, Present, sir. साद अमजद, साद अमजद, Yes, sir. सादिया कयूम, Present, sir. सफा इदरीस, सफा इदरीस, शहबाज अहमद, Yes, sir. शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, Yes, sir. शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. सिदरा नजीर, उमर हयात, Present, sir. वकार अनवर, जुनैरा जावेद, Present, sir. जारा फारूक, Yes, sir. Present. जरमीन अकमल, सर फराज सर की sir. भी अटेंडेंस लगा दें। जरमीन सर आमना जावेद प्रेजेंट। सर अलिशा प्रेजेंट। आपकी किसी की आवाज ना आए मतलब अटेंडेंस Fraz present. सर आमना जावेद प्रेजेंट। मैं लगा देता हूँ। ओके सर। अहमद जिया है, अलिशबा, प्रेजेंट सर। आमना जावेद, प्रेजेंट सर। फराज याकूब, Present, sir. हमजा अली शान, हमजा अली शान, इनायतुल्लाह, जहांजेब, जुनैद अहमद, खालिद हुसैन, मरियम, मोहम्मद इमरान, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद नासिर, Sir, Khalid Sand लगा दें. Present, sir.
सर खालिद हुसैन के अटेंडेंस लगा दें। सर मोहम्मद उमर 94। क्लास के बाद होगी किसी भी अटेंडेंस के बाद में जिसने भी ज्वाइन किया है क्लास के बाद दोबारा से अटेंडेंस होगी उस वक्त तक आपकी अटेंडेंस होगी। सर वो मैंने बोली थी, आपने 04 की लगा दी है मोहम्मद उमर। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप स्टडी की थी। Arya, kindly tell me about the types of intermolecular forces. Arya. आर्या क्लास में नहीं है? सर मुझसे पूछते हैं। जी आपसे पूछ रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स पढ़ी थी, वो कितनी टाइप्स हैं, उनके नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्जन। कंसो में जस्ट जी सर। kindly tell me about the types of intermolecular forces. सर 4 टाइप्स आपने बताई थी, एक लंदन डिस्पर्शन फोर्स, डायपोल डायपोल मूवमेंट और आयनिक डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आपने इनके दरमियान ये बताया था कि सबसे ज्यादा वीक कौन सी होती हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो होती है वो सबसे वीक होती है, और फिर डायपोल डायपोल मूवमेंट, फिर आयनिक डायपोल, और लास्ट पे सबसे ज्यादा जो होती है स्ट्रॉन्ग वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। Last time we have studied about the types of intermolecular forces, and intermolecular forces basically are 4 types. One is London dispersion forces, ion dipole forces, dipole dipole interaction and hydrogen bonding. लास्ट टाइम हमने 4 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी की थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों इन 4 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर ये बता सकते हो कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का ज्यादा है और किसका कम है। Those compounds which have high melting point, it means compounds have strong intermolecular forces. Those compounds which have high boiling point or melting point, it means those compounds have strong intermolecular forces, because melting point and boiling point is basically the force of interaction of the molecules. जिस वक्त हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी स्पीशी का, तो उस कंडीशन में हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। और वो किस तरह आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं? वो आइडेंटिफाई करते हो बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और एनर्जी आप लोग मॉलिक्यूल्स को किस तरह प्रोवाइड करते हो? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सिस्टम का, तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को
इंक्रीज करते हो, because you know when we increase temperature then velocity of the molecules is increased, and when the velocity of the molecules is increased it means kinetic energy of the molecule is also increased. When the kinetic energy of the molecule increased it means the intermolecular forces between the molecules is gradually decreased, or when the intermolecular forces decrease it means compounds convert from one phase to another phase. जिस वक्त हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी तो उस कंडीशन में ही मॉलिक्यूल्स एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होंगे, और फेज जो है आप लोगों के पास सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और वेपर फेज, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितनी है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी इसका मतलब है कि आप लोगों को उतना ही ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर। अगर आप लोग कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ सके, और जिस वक्त वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट नहीं आएगी इसका मतलब है कि वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, अगर आप लोगों के पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि उस कंपाउंड के अंदर कितनी टाइप्स की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद है, और उसके बाद आप लोग आसानी से बता सकते हो कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सपोज आप लोगों के पास 4 कंपाउंड है जिनमें से एक कंपाउंड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर। यस सर। सर ये बहुत ब्लर आ रही है स्क्रीन, मतलब कैमरा साफ कर लें सर, बहुत ब्लर आ रही है। अब क्लियर नजर आ रहा है? नो सर, अभी भी इस तरह ब्लर। लाइट ऑफ कर। अभी नजर नहीं आ रहा? नो सर, सही नहीं नजर आ रहा है, ब्लर ही है। अब नजर आ रहा है? मेरे पास क्लियर नजर आ रहा है। सर आई थिंक इसका ना जूम हुआ है शायद, या फोकस इसका खराब हुआ है।
यस सर, आप ठीक हो गए, फोकस। यस यस सर, सही हो गया। अब ठीक है। यस सर, अब क्रिस्टल क्लियर हो गए। आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल है, मेथनॉल है, इसके साथ CH3 CH2 CH2 एंड CH3 ये कंपाउंड है, और इसके साथ CH3 CH3 ये कंपाउंड है। अब आप लोगों के पास 4 कंपाउंड है। एक आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा आप लोगों के पास मेथनॉल है, तीसरा आप लोगों के पास ब्यूटेन है, और लास्ट वन इज इथेन। आप लोगों ने सबसे पहले, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चेक करना है कि किस कंपाउंड के दरमियान बॉन्डिंग किस किस्म की है। और उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का ज्यादा होगा, किसका कम होगा। जिस वक्त हम सबसे पहले इथेन की बात करते हैं, इथेन कंपाउंड जो है इसके अंदर, ये तो आप लोगों को पता है कि लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर कंपाउंड के अंदर होती है। लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो हर कंपाउंड के अंदर होंगी। इसका मतलब है कि चारों कंपाउंड के अंदर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तो मौजूद होंगी। इसके बाद दूसरा आप लोगों ने चेक करना है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस कंपाउंड के अंदर है। जिस वक्त हम डायपोल डायपोल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स शुड बी ग्रेटर देन 0.4 वैल्यू। अगर एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 वैल्यू से ज्यादा हासिल होता है तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 0.4 वैल्यू है, इसका मतलब है कि बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा। क्योंकि डायपोल डायपोल के लिए कंडीशन है कि आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर डायपोल होने चाहिए। Those compounds which have partial positive charge and partial negative charge in their structure are called dipole compounds, and those compounds which have not partial positive and partial negative charge are called non-polar compounds। वो कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो डाई यानी कि पोलर कंपाउंड है, और उनको हम कहते हैं कि इसके अंदर डाइपोल मौजूद है, यानी कि तो पोल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्ट मौजूद है। अब हमारे पास सबसे पहला काम जो है इथेन का है। इथेन में 2 एटम है, one is carbon and another is hydrogen। It means first of all हमने ये चेक करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है। When we calculate the difference between electronegativity of carbon atom and hydrogen atom, then the difference value is 0.3 and 0.3 value is less than 0.4 value. It means the bond between carbon and hydrogen atom is non-polar. The carbon and hydrogen atom do not have partial positive charge and partial negative charge. It means
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर। अब कार्बन हाइड्रोजन नॉन पोलर है, इसका मतलब है इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने ये नहीं कहा था कि अगर 0.4 से जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर मतलब कि अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 0 से 0.4 तक होगा, इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास नॉन पोलर आती है, तो बॉन्ड उनके दरमियान जो है वो नॉन पोलर होगा। और अगर आप लोगों के पास वैल्यू जो है 0.4 से लेकर 1.7 तक होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बॉन्ड जो है वो पोलर होगा। पोलर मीन one atom has partial positive charge and other atom has partial negative charge। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और उस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होगी, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि अब आप लोगों के पास जो ईथेन कंपाउंड है इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, और जिस वक्त हम आयन डाइपोल की बात करते हैं तो आयन तो इसके अंदर ऐड ही नहीं है, इसका मतलब है वो भी नहीं है। और लास्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन एटम आते हैं, अगर इनके साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इट मींस ethane has only one type of intermolecular forces, which is the London dispersion forces, which is very weak force of interaction. It means we can easily convert solid ethanol into liquid, solid into liquid and liquid into vapor form। जिस वक्त हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम लिक्विड फेज को गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करेगी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे? मैंने एक बात कही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसमें होगी जिसमें आप हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली या तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा या फ्लोरीन के साथ अटैच होगा या नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन अगर किसी और के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके सर। Now we will discuss about second molecule which is butane। जिस वक्त हम ब्यूटेन मॉलिक्यूल को चेक करते हैं तो उसमें भी दो ही एटम है, वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन एटम। इट मींस दिस कंपाउंड इज आल्सो हैव ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ब्यूटेन के अंदर भी सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, इथेन के अंदर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब इसमें हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका मैंने एक पॉइंट बताया था। मैंने बताया था वो वाले कंपाउंड्स जिनकी चेन लेंथ ज्यादा होगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी। इसका मतलब है
कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्यूटेन के अंदर ज्यादा होंगी और इथेन के अंदर कम होंगी। On the basis of intermolecular forces, we can say that butane has high boiling point as compared to ethane, because butane has high intermolecular forces as compared to ethane molecule. Now, जिस वक्त हम थर्ड मॉलिक्यूल जो आप लोगों के पास मेथनॉल है इसको चेक करते हैं। इस केस में आप लोगों के पास 3 एटम आते हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और जिस वक्त हम इनको चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है। In that structure, hydrogen atom is directly attached with oxygen atom, and electronegativity of oxygen atom is 3.5, and electronegativity of hydrogen atom is 2.1. When we calculate the difference of electronegativity between oxygen atom and hydrogen atom, then the electronegativity difference is greater than 0.4 value. It means in these case, one atom has partial negative charge and other has partial positive charge. Partial negative charge is on that atom which have high electronegativity, and partial positive charge is on that atom which have low electronegativity. जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम की ज्यादा है और हाइड्रोजन एटम की कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा जो है ऑक्सीजन की तरफ होता है, and that is why we have right partial negative charge on oxygen atom and partial positive charge on hydrogen atom. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ होता है, और जिस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उस पर आप लोगों ने पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखना है, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अवे होगा उस पर आप लोगों ने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखना है। It means oxygen have partial negative charge and hydrogen have partial positive charge in all molecules of methanol. अब यहाँ पर आप लोगों के पास स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है। अब इसका मतलब है कि इनके दरमियान पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटरेक्शन होगी, और उस इंटरेक्शन को हम डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। जिस तरह ये मॉलिक्यूल है, इसी तरह दूसरा मेथनॉल का मॉलिक्यूल अब ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको हम डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और फिर लास्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वो है कि जिस वक्त आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच हो या तो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब यहाँ पर जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। इसका मतलब है कि आप लोगों का ये हाइड्रोजन जो है इसी मॉलिक्यूल के दूसरे
मॉलिक्यूल के साथ जिसमें ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। जिस तरह ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूल है, इसका ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है और इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसका मतलब है मेथनॉल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इट मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथनॉल इज ग्रेटर देन ब्यूटेन because methanol has high intermolecular forces, strong intermolecular forces. Methanol has hydrogen bonding, it has dipole-dipole interaction, it has London dispersion forces, but butane has only London dispersion forces. On the basis of intermolecular forces, we can say methanol has high boiling point. जिस वक्त हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस कंडीशन में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है। And both hydrogen atom have partial positive charge and oxygen atom have partial negative charge. ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो वाटर मॉलिक्यूल के हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जिस तरह ये इसका हाइड्रोजन जो है वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्शन शो करेगा, इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन जो है वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जो है उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास मेथनॉल में सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो किसी और मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है, लेकिन वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, जिसका मतलब है कि वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मेथनॉल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जिस वक्त हम चेक करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर आप लोगों के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब आप लोगों ने मेथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी देखी है, लंदन डिस्पर्शन भी फोर्सेस भी देखी है, और वाटर में भी ये तीनों हैं। अब आप लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना है। किस तरह कंपेयर करोगे? तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि जिस मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिस वक्त हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन मेथनॉल जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इट मींस वाटर मॉलिक्यूल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेथनॉल, और मेथनॉल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन की निस्बत ज्यादा होगा, और ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेन की निस्बत ज्यादा होगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोगों ने ये कंपाउंड जो है ऑर्डर में लिखने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा, उसके बाद मेथनॉल का होगा, उसके बाद ब्यूटेन का होगा, उसके बाद इथेन का होगा। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि इनकी रीजन दें, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसी तरह कंपाउंड को कंपेयर करना है कि इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, इसके दरमियान जो है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसमें जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना है कि किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं और किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। सर आयन डाइपोल फोर्स किसी में भी नहीं है इनमें से। आयन डाइपोल इंटरेक्शन इन दोनों में से, इन चारों में से किसी के अंदर भी नहीं है। ठीक है, और उस बेस पर आप लोगों ने बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है। जी सर वाटर का एक बार दोबारा बता देंगे आप? वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट मेथनॉल हैज ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब ये 2 हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली, और ये दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब इस वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन मेथनॉल की जिस वक्त हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यानी कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उस बेस पर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अब आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने 50 कंपाउंड लिखने हैं, और उन कंपाउंड के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उनका आप लोगों ने बताना है। कि जिस तरह सपोज आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का लिखा, उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि इसके अंदर कितनी टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है, जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल लिखना है, उसके फिर बाद आपने लिखना है कि इसमें ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है। ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है, और इसमें आप लोगों ने 50 कंपाउंड लिखने हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का नाम लिखना है। तो ये असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है? और ये आप लोगों ने LMS पर अपलोड करनी है। सर 50 तो ज्यादा हो जाएगा फिर। 50 कम है। सर इनका बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं ना बताना? सॉरी, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बताना है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताना, सिर्फ आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतानी है बस। और सर कब तक सबमिट करवानी है हमने? ये आप लोगों ने LMS पर अपलोड करनी है। एक्सक्यूज मी सर, टाइम लिमिट कितनी है? टाइम लिमिट ट्यूसडे। ओके सर, इसमें जो हम लिखेंगे 50 कंपाउंड्स, उनमें सिर्फ इंटरेक्शन से लिखनी है ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं ना देनी, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, जस्ट आप लोगों ने कंपाउंड का नाम लिखना है, उसके स्ट्रक्चर लिखनी है, आप लोगों ने ये बता देना है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सी है, बस कंपेयर नहीं करना। सर कंपाउंड अपनी मर्जी के होंगे या आपने खुद देने हैं? सॉरी, कंपाउंड्स आप देंगे या हम अपनी मर्जी से कोई किसी का भी ले लें? रैंडम सर वर्ड फाइल या PDF? असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट इस तरह नहीं करेगा वर्ड पर बनाकर उसके लिखे सबमिट करवाए। मैंने आप लोगों की असाइनमेंट है हैंड रिटन जो है वो चेक कर ली। ओके सर। ओके सर। सर अभी सारी LMS पे अपलोड कर दीजिएगा ना, हम वहीं से देख लेंगे। सॉरी, और ये याद रखना, अगर किसी की एग्जांपल जो है सेम हुई कि सेम लिखा हुआ है, सभी कुछ एक ही जैसा है, इसका मतलब है कि उन्होंने चीटिंग की है। हर स्टूडेंट ने अपनी एग्जांपल खुद लिखनी है। और सर 50 में से कोई तो सेम हो ही जा सकती है ना सर? कोई हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ना हो कि सारी की सारी सेम ही हो। ओके सर। सर आप असाइनमेंट क्रिएट कर देंगे मूडल पे, ताकि हम वहीं पे जैसे कंप्लीट होती जाए कर दें? ठीक है सर।
इसका मतलब है कि जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, ज्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करनी है मॉलिक्यूल्स को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए। और जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। The amount of heat which is required to convert of a material from solid phase to liquid phase is called heat of fusion. वो हीट, वो टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है किसी भी कंपाउंड को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। And that heat which is required to convert of a compound from liquid phase to gas phase is called heat of vaporization. If the amount of compound is 1 molar during conversion from solid phase to liquid phase, then this heat is called molar heat of fusion. Similar, if the amount of liquid material is 1 mole, then the amount which is required to convert the compound from liquid phase to gas phase is called molar heat of vaporization. वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और वो एनर्जी या हीट जो रिक्वायर होती है कंपाउंड को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आप लोग कंपाउंड का 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यही हीट जो है वो मोलर में इस्तेमाल हो जाती है, कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फ्यूजन जो है बेसिकली सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने को कहते हैं। एंड वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म। In the inverse, when we convert vapor phase into liquid phase, then this process is called condensation. जिस वक्त आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, और जिस वक्त हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस फॉर्म में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। यहाँ पर आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल गिवन है, क्योंकि वाटर आप लोगों के पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड जिसको हम आइस कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, और वेपर फॉर्म में जिसको हम स्टीम कहते हैं। जिस वक्त टेम्परेचर होता है लेस देन 0, इट मीन कंपाउंड और वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आइस फॉर्म। When the temperature of the compound is maintained from 0 to 99, जिस वक्त आप लोग कंपाउंड या वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आप लोग रखते हो 0 से अबव और 100 से बिलो, तो उस कंडीशन में वाटर जो है, आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आप लोगों के पास मौजूद होती है। और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर एडजस्ट करते हो ग्रेटर देन 100, तो उस कंडीशन में H2O आप लोगों के पास वेपर फेज में हासिल होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने H2O को 70 डिग्री पर चेक करना है या 50 डिग्री पर चेक करना है या 40 डिग्री पर चेक करना है, तो H2O लिक्विड फॉर्म में ही होगा।
अगर आप लोग 101 पर H2O को चेक करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसका वेपर फेज चेक करोगे, क्योंकि उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे। और ऐसा टेम्परेचर जिस वक्त लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस वक्त हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होना शुरू हो गई है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट आती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो जिस तरह कंपटीशन होता है आप लोगों का, अगर एक की पावर ज्यादा हो दूसरे की पावर कम हो तो जाहिर है जिसकी पावर कम हो उसने सप्रेस ही होना है, जिसकी पावर ज्यादा है उसने आगे निकल जाना है। इसी तरह जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा होंगी तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं आसानी से एक फेज से दूसरे फेज में यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि गैस फॉर्म में जिस वक्त वो कन्वर्ट होंगे तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग मॉलिक्यूल्स के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म करते हो। अब टेम्परेचर जो है वो आप लोगों को बताता है कि अगर आप लोगों के पास, या आप लोग ये बताते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस स्पीशी का ज्यादा होगा या टेम्परेचर उस स्पीशी के लिए ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होंगी उनके लिए आप लोगों को कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में भी वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वेपराइजेशन। जी आमना जावेद। जी सर। वेपराइजेशन होता क्या है बेसिकली? सर वेपराइजेशन लिक्विड का गैस फॉर्म में जाना। Vaporization is the process in which you convert liquid into gas phase। और वेपराइजेशन में आप लोगों ने, वेपराइजेशन जो है कम या ज्यादा हो सकती है, इसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। और वो किस तरह का कंट्रोल कर सकते हो कि आप लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जिस वक्त आप लोग सरफेस एरिया को कम या ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन का प्रोसेस भी कम या ज्यादा होता है। इसका मतलब है वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनको आप लोगों ने बड़े बीकर में रखा हुआ है, वो वाला लिक्विड जिनको आप लोगों ने ज्यादा बड़े बीकर में रखा हुआ है, उसके इवेपरेशन वेपराइजेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, और वो वाले मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मटेरियल जिनको आप लोगों ने छोटे बीकर में रखा हुआ है, बशर्ते कि दोनों की अमाउंट सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो जिस बीकर का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसमें से लिक्विड जो है आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ज्यादा स्पीड के साथ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप लोग लिक्विड को स्मॉल बीकर में रखते हो तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो। इसका मतलब है अगर आप लोग सरफेस एरिया को कंट्रोल कर लेते हो तो आप लोग वेपराइजेशन के प्रोसेस को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। कि लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। क्या आप लोगों ने वेपराइजेशन स्लो करनी है या फास्ट करनी है?
सर दोनों बीकर में लिक्विड की अमाउंट इक्वल ही लेनी है? जी, आप लोगों ने लिक्विड की अमाउंट दोनों केस में सेम ही लेनी है। जस्ट एक में आप लोगों ने बीकर को बड़ा ले लेना है, एक में आप लोगों ने बीकर को छोटा ले लेना है। क्योंकि आप लोगों के पास वेपराइजेशन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर से लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अब जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने ही मॉलिक्यूल आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितना कम सरफेस होगा उतनी ही मुश्किल से मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जिस तरह अगर आप लोगों की क्लास जो है वो 50 की है और आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही डोर है जिसमें से आप लोगों ने क्लास के एंड के वक्त गुजरना है, तो जाहिर है एक एक दो दो स्टूडेंट ही उसमें से पास करेंगे। और अगर आप लोगों के पास डोर जो है उनकी क्वांटिटी 2 या 3 हो जाती है तो जाहिर है स्टूडेंट ज्यादा स्पीड के साथ क्लास में से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग ज्यादा डोर करते हो तो सरफेस एरिया आप लोग ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा चांस दे रहे हो कि वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके इनवर्स, व्हेन वी कन्वर्ट वेपर फेज इनटू लिक्विड फेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें आप लोग वेपर फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के दौरान बेसिकली आप लोग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करते हो। एज यू नो, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिक्रीज, इट मीन्स their movement is decreased. When molecules come close to each other, when kinetic energy decrease, it means molecules come close to each other. When the molecules come close to each other, it means interaction is generated. When the interaction is generated between the molecules, it means molecules convert from one phase to another phase. It means molecules convert from vapor phase to liquid phase. It means when we decrease the kinetic energy of the molecules, the intermolecular forces between the molecules is also increased. सर जी, किसी भी कंटेनर में ये एवापोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट सेम रहते हैं ना, या डिफरेंट हो सकते हैं? इवेपोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट जी सर। टेम्परेचर सेम होगा कि वही टेम्परेचर जिसमें आप लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो उतने ही टेम्परेचर में आप लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि आप लोग कंडेंसेशन में आप लोग प्रेशर भी अप्लाई करते हो, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने का बेसिक पर्पज यही है कि मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब ले आओ, और जितने मॉलिक्यूल को करीब लेकर आओगे इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट कर रहे हो। बाकी टेम्परेचर और बाकी वैल्यू जो है दोनों की सेम ही होगी। उतना ही टेम्परेचर अगर ज्यादा करते जाओगे, जो एनर्जी आप लोगों ने सप्लाई की थी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी जिस वक्त आप लोग गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं। जितनी एनर्जी आप लोग प्रोवाइड करते हो लिक्विड फेज से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाती है जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स को गैस फॉर्म फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो। यहां तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर वो मेथनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और वाटर भी, तो फिर वाटर की ज्यादा क्यों है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नंबर
सर मैंने पूछा कि मेथनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और वाटर भी, तो फिर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? राफिया, मैंने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, लेकिन मेथनॉल सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ओके ओके सर, एक बंदे थैंक का यू। एक के साथ कंपटीशन करवाते हो, एक बंदे का 2 बंदों के साथ कंपटीशन करवाते हो, अब जाहिर है 2 बंदों ने तो एक बंदे को कूटना है, तो एक बंदे की तो कुटाई अच्छी खासी होगी ना फिर, क्योंकि उनके पास जो है ताकत ज्यादा है। अगर आप लोगों को एक ही सिलेबस दिया जाए, एक साइड पर एक स्टूडेंट हो और दूसरी साइड पर जो है वो 2 स्टूडेंट हो, और कहा जाए कि आप लोग कंबाइंड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, तो जाहिर है जो 2 स्टूडेंट हैं वो आसानी से तैयारी करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो एक है उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 2 वाले जो है हाफ हाफ कर लेंगे, सिलेबस को तैयारी कर लेंगे। इसीलिए वो वाले मॉलिक्यूल जिनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, और जिसके दरमियान 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेथनॉल की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और मेथनॉल जो है 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सर अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगा दो। यस सर। यस सर, अटेंडेंस लगा दें। इसे कंप्लीट ना करना, कर ले सर। एक्सक्यूज मी सर। सर लगता सो गए। मुशर्रफ स्लाइड जो है वो मैंने शेयर किया है, जहाँ पर मटेरियल का वर्ड दिया हुआ है, कि मटेरियल के जितने भी लेक्चर वगैरह हैं वो वहाँ पर अपलोडेड है, और रिकमेंडेशन में सर जो है वो शेयर की हुई है। आप सेशन वाइज अपलोड करेगा तो हमें मिलने में आसानी हो जाएंगे सर। मैंने सेशन वाइज ही अपलोड की होगी सर उसमें शाह मोहम्मद हारून के वो मिल रहे हैं। जैसे वो सर शाह मोहम्मद हारून साहब के मिल रहे हैं लेक्चर। आप लोगों के पास जो सोर्स दिया हुआ है वो एलएमएस का दिया हुआ है, और आप लोगों ने एलएमएस को ही यूज करना है। अहमद जिया है, इनायतुल्लाह, प्रेजेंट सर। जुनैद अहमद, यस सर। खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, मरियम फिजा, मोहम्मद हसीब। यस सर, प्रेजेंट। सर खालिद का अभी डिस्कनेक्ट हुआ। सॉरी सर खालिद पहले ज्वाइन था, उसका नेट इशू था इसलिए अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। उसने मैसेज किया था। कहाँ है खालिद? खालिद हुसैन कहाँ है? सर उसका अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। उसने पहले लेक्चर ले रहे थे अभी लास्ट में उसका डिस्कनेक्ट हुआ है। सर सॉल्यूशन के अटेंडेंस लगा दें। आरफ साहब आ गए सर। सर सॉल्यूशन के अटेंडेंस लगा दें। मरियम फिजा है,
मोहम्मद उमर 94, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर तुफैल, प्रेजेंट सर। सफा दरीस, जरमीन अकमल, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जरमीन। सर एलएमएस पे एनरोलमेंट का मसला अभी भी नहीं सॉल्व हुआ। अब आपने असाइनमेंट भी दे दिया तो मैं अपलोड कहाँ पे करूँगी? मैं एलएमएस पे एनरोलमेंट एलएमएस में रहता हूँ जरमीन, इसके अलावा क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो एलएमएस पर ही अपलोड करनी है। जिसकी एलएमएस पर अपलोड होगी उसके ही नंबर मिलेंगे, इसके अलावा किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। और एलएमएस पर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपलोड होती है। सर आपने एनरोल करना है एलएमएस पे, मैं वो बात कर रही हूँ कि आप एनरोल कर लो। सर और ये भी बता दें कि किस सेशन में असाइनमेंट होगी ये वाली। आप लोग अगर N1 सेक्शन में तो N1 वालों की अलग से होगी और N3 और N जो सेक्शन है उनकी अलग से होगी। लास्ट डेट सर जी सर मैंने पूछा कि आप ये भी बता दें कि ये किस सेशन में हो गया असाइनमेंट अपलोड एलएमएस पे। ये आज वाले वीक के सेशन में ही होगी। आज आप लोगों का ये 8th वीक जा रहा है ना, यानी कि 8th सेशन आप जी लोगों सर, का, 8th सेशन। तो इसके अंदर ये आप लोगों का अपलोड होगा। सर जी कल की लैब के हवाले से बता दीजिएगा। जी क्या? सर जी क्या लैब हाईफ्लिक्स मोड में ही होगी? और सर अगर हाईफ्लिक्स मोड में होगी तो क्या हमारा क्विज होगा? तो सर उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे वो क्विज कैसे देंगे, और जो ऑन कैंपस होंगे क्या वो क्विज देंगे? क्योंकि सर 3 आप लोगों एक्सपेरिमेंट को हो सिर्फ चुके हैं। लैब ही होगी। जी सर। आप लोगों को सिर्फ लैब ही होगी। ओके सर। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। सर कॉलेज कितने लगी है? जी हो गई है, खालिद हो गई है। ओके सर, मेहरबानी। सर ये लैब का परफॉर्मेंस भी आपको यही कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा या जस्ट? सॉरी ब्रदर, सर मैंने ये कहा कि जो लैब में आपने करवाना है मीन्स कि आप हमें वो देंगे कि हम यहाँ से कुछ परफॉर्म करके आपको सेंड करेंगे या जस्ट? आप लोगों के फाइनल जो है वो लैब के अंदर ही होने हैं और जी जी उस सर। वक्त ये सारी परफॉर्मेंस और रिजल्ट वगैरह सारा कुछ कंप्लीट जो है वो उसके ही नहीं नंबर मिलेंगे। जिसने कंप्लीट किया होगा, जिसने नहीं किया होगा उसको नहीं मिलेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। इधर में सर मैं कह रही हूँ आपसे कि मैं N1 सेक्शन में हूँ, लेकिन मैं एनरोल N और N3 वाले सेक्शन में हूँ एलएमएस पे। N1 सेक्शन में नहीं हूँ। आप N1 सेक्शन में? यस सर, मैं N1 सेक्शन में हूँ, लेकिन आपने एनरोल मुझे N और N3 सेक्शन में किया हुआ है। चलिए ठीक है, जमीन में आपको उसमें ही N1 में ही कर दूंगी। ओके सर। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट तो ऐसा नहीं है? सर लैब हाईफ्लिक्स मोड में होगी। जी ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज।